बीपीएससी हिडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है। यहाँ सिर्फ रोजमर्रा की खबरें पढ़ना काफी नहीं होता। यहाँ असल खेल एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने का है। वो कहाँ जाल बिछाएंगे, ऑप्शंस में कहाँ ट्रैप्स होंगे, आज हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा। आज का ये एक्सप्लेनर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ रटने वाले नहीं हैं, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक डिटेल को दिमाग में पूरी तरह से फिट करने वाले हैं। फटाफट से आज के हमारे एजेंडे पर एक नजर मार लेते हैं। शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय और राज्य करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प टॉपिक से। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीति की दुनिया में चलेंगे। फिर रुख करेंगे कला, खेल और पर्यावरण की तरफ। और हाँ, आखिर में होगा हमारा असली लिटमस टेस्ट, बीपीएससी लेवल का स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट और टॉपर्स अल्ट्रा रिवीजन। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे जंप करते हैं अपने पहले सेक्शन पर, राष्ट्रीय और राज्य करंट अफेयर्स। इसमें हम भारत के कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचों और इतिहास की एक बहुत ही रीसेंट खोज पर बात करेंगे। अब जरा स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर गौर करते हैं, 594। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई लाइफलाइन है। हम बात कर रहे हैं नए गंगा एक्सप्रेसवे की। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई एकदम सटीक 594 किलोमीटर है। सोचिए, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक का सफर ये कितना आसान बनाने वाला है। अभी वर्तमान में ये 6 लेन का है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग इतनी फ्यूचर प्रूफ की गई है कि भविष्य की जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 12 से भी ज्यादा जिलों को ये सीधे तौर पर कनेक्ट करेगा। अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब भी ऐसा कोई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो उससे माल ढुलाई यानी कि लॉजिस्टिक्स का खर्च बहुत कम हो जाता है और उस पूरे इलाके में इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी औद्योगिक विकास में तेजी आती है। राज्य के विकास से जुड़े ऐसे सवाल बीपीएससी बार बार पूछता है, तो 594 का ये आंकड़ा बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहीं पर एग्जामिनर हमारे साथ खेलता है। इसे हम कहते हैं एग्जाम ट्रैप। इमेजिन कीजिए कि एग्जाम हॉल का प्रेशर है और सवाल आता है यूपी के नए एक्सप्रेसवे की लंबाई या उसके रूट पर। ऑप्शंस में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जानबूझकर दिया जाएगा ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना है। ये जो 594 किलोमीटर्स का मैजिक नंबर है और जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे के लिए है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। हमें इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। चलिए अब इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कुछ बहुत ही अमेजिंग पुरातात्विक खोजें हुई हैं। खुदाई के दौरान वहां महापाषाणकालीन या यूं कहें कि मेगालिथिक दफन संरचनाएं मिली हैं। अब ये महापाषाण काल आखिर है क्या? शब्द को तोड़कर देखते हैं। महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। इस प्राचीन काल में लोग कब्रों को चिन्हित करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया करते थे। ये भारत में लौह युग यानी आयरन एज से जुड़ा हुआ समय है और इसका सबसे ज्यादा असर हमें दक्षिण भारत की संस्कृतियों में देखने को मिलता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? एक बहुत बड़ा ट्रैप हमारा इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही कोई प्राचीन खोज होती है, हम तुरंत उसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ देते हैं। लेकिन क्लियर रहना है, यह हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल नहीं है। हड़प्पा मुख्य रूप से एक कांस्य युग की सभ्यता थी और ये भंडारा वाली खोज पूरी तरह से महापाषाण काल और लौह युग से जुड़ी है। ये डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीति। देखते हैं दुनिया भर में कौन से अहम वैश्विक संबंध और संगठन आजकल चर्चा में बने हुए हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने फैसला किया है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकल रहा है। ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका मुख्य काम क्या है? दुनिया भर में तेल के उत्पादन को कंट्रोल करना और उसकी कीमतों में एक स्थिरता बनाए रखना। एक तरह से ये तेल उत्पादक देशों का एक बहुत ही पावरफुल क्लब है। अब एग्जाम के नजरिए से 2 चीजें एकदम रट लेनी है। पहला, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है और दूसरा, सबसे बड़ा ट्रैप, कई लोगों को लगता है कि दुनिया के सारे तेल बेचने वाले देश इसके मेंबर होंगे। जी नहीं, ये एक सीमित सदस्यता वाला संगठन है। तेल कूटनीति आजकल एकदम हॉट टॉपिक है, तो वियना का हेडक्वार्टर और यूएई का इससे बाहर निकलना, ये दोनों फैक्ट्स अच्छे से याद रखने हैं।
अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 10वीं अहम बैठक हुई है और ये कहाँ आयोजित हुई? नैरोबी में। इस बैठक का पूरा फोकस व्यापार, कृषि और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर था। भारत अफ्रीका के ये डिप्लोमेटिक रिश्ते बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक होते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सिली मिस्टेक हो जाती है। कई बार ऑप्शंस में नैरोबी को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो कोई अलग देश हो, तो एकदम क्लियर कट याद रखना है, नैरोबी कोई देश नहीं है, ये केन्या की राजधानी है। और अगर मुद्रा यानी करेंसी की बात करें तो वहाँ केन्याई शिलिंग चलती है। विश्व मानचित्र पर अफ्रीका के इन महत्वपूर्ण स्थानों की लोकेशन दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब रुख करते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, कला, खेल और पर्यावरण। देखते हैं इन क्षेत्रों में क्या कुछ नया और बेहतरीन अचीव किया जा रहा है। हर साल 29 अप्रैल का दिन आर्ट और कल्चर के लिए बहुत खास होता है। इस दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। 1982 से इसे मनाना शुरू किया गया था। ये दिन एक बहुत ही फेमस फ्रांसीसी नर्तक जीन जॉर्ज नोवेर के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। मकसद यही है कि डांस को एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म के रूप में प्रमोट किया जाए। लेकिन एग्जाम में सवाल सीधे सीधे नहीं आएगा, सवाल आएगा इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी पर। आर्ट और कल्चर के इवेंट्स में अक्सर एग्जामिनर WHO या यूनिसेफ के ऑप्शंस देकर कंफ्यूज करता है। हमें यहाँ लॉजिक लगाना है। संस्कृति, कला और विरासत की बात हो रही है तो सीधा कनेक्शन यूनेस्को से ही होगा, हेल्थ या चिल्ड्रन फंड से नहीं। तो याद रखना है, डांस डे का मतलब है यूनेस्को। इस ट्रैप को अच्छे से पहचान लेना है। अब एक ऐसी खबर जो हम सबको प्राउड फील कराएगी। खेल के मैदान से भारत के लिए एक शानदार अचीवमेंट आई है। समोआ में अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा भारोत्तोलन यानी कॉमनवेल्थ यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी और इस चैंपियनशिप में भारत ने कमाल करते हुए पूरे 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, पूरे 4 स्वर्ण पदक। अब यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना है। स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर बहुत ट्रिकी सवाल बनते हैं। ट्रैप ये है कि ऑप्शंस देखकर जल्दबाजी में इसे ओलंपिक्स या एशियन गेम्स समझने की गलती हो सकती है, तो ध्यान से याद रखना है, ये ओलंपिक्स नहीं था। ये स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ इवेंट था। समोआ में हुआ था और भारत ने ठीक 4 गोल्ड जीते हैं। बस इस फैक्ट को अच्छे से लॉक कर लेना है। अगर पर्यावरण की बात करें तो क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इसी से लड़ने के लिए फ्रांस ने एक बहुत ही बोल्ड और ऐतिहासिक कदम उठाया है। पेरिस समझौते के तहत फ्रांस ने एक कड़ा टारगेट सेट किया है कि वो साल 2050 तक पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर देगा और एक नेट जीरो इकोनॉमी बन जाएगा। नेट जीरो का सिंपल मतलब ये है कि जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही वातावरण से वापस एब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन एग्जाम के लिए अलर्ट, कंफ्यूजन कहाँ होगा साल को लेकर। आजकल कई देश अपने टारगेट 2030 रख रहे हैं, कुछ का 2070 है, लेकिन फ्रांस का ये फॉसिल फ्यूल खत्म करने का टारगेट एकदम क्लियर 2050 है, 2030 नहीं। इस डेट को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए, अब आ गया है हमारा सेक्शन 4 बीपीएससी स्तर MCQ टेस्ट। अभी तक जो भी डिटेल में डिस्कस किया है, अब समय आ गया है उन जानकारियों को टेस्ट करने का। सवाल स्क्रीन पर आएगा, एक छोटा सा पॉज होगा और सही जवाब सोचना है। चलिए देखते हैं मेमोरी कितनी शार्प है। ये रहा पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विकल्प हैं टैगोर, नोवरे, कालिदास या फिर गांधी। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है नोवरे। महान फ्रांसीसी नर्तक जीन जॉर्जेस नोवरे के सम्मान में ही तो यूनेस्को 29 अप्रैल को ये दिन मनाता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। नया गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को आपस में जोड़ता है? विकल्प हैं लखनऊ वाराणसी, मेरठ प्रयागराज, दिल्ली आगरा या कानपुर अयोध्या। याद कीजिए वो 594 किलोमीटर वाला पॉइंट। जी हां, एकदम करेक्ट। ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। और बिल्कुल हमें उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाले ट्रैप में नहीं फंसना है। अब जरा स्पीड बढ़ाते हैं और बाकी सवालों का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑस्ट्रिया का वियना। दूसरा, महापाषाण काल मुख्य रूप से किस चीज से जुड़ा है? जवाब है प्राचीन दफन प्रथाओं से। याद रखिएगा, हड़प्पा से नहीं। अगला, नैरोबी किस देश की राजधानी है? आंसर है केन्या। नेक्स्ट, समोआ में हुए कॉमनवेल्थ यूथ वेट लिफ्टिंग में इंडिया को कितने गोल्ड मिले? एकदम सही, 4 गोल्ड। और आखिरी सवाल, फ्रांस का वो फॉसिल फ्यूल वाला नेट जीरो टारगेट कौन से साल का है? करेक्ट, 2050।
देखा, जब चीज़ों को इस तरह कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, तो वो दिमाग में परमानेंट सेट हो जाती हैं। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी हिस्सा, खंड 5, टॉपर्स अल्ट्रा रिवीजन। ये वो टेक्निक है जो इन सारे क्रूशियल फैक्ट्स को एग्जाम हॉल तक के लिए पूरी तरह लॉक कर देगी। आइए एक बार फिर से बुलेट की स्पीड में इन 7 पॉइंट्स को दोहराते हैं। 29 अप्रैल यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, गंगा एक्सप्रेसवे एग्जैक्ट 594 किलोमीटर, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, महापाषाणकालीन खोज प्राचीन दफन प्रथा से जुड़ी है। नायरोबी केनिया की राजधानी है। समोआ इवेंट में मेडल 4 गोल्ड और फ्रांस का नेट जीरो टारगेट ईयर 2050। बस ये सारे फैक्ट्स अब पक्के हो गए हैं। लेकिन जाने से पहले विचार करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या भारत को भी फ्रांस की तरह 2050 तक जीवाश्म ईंधन खत्म करने का एक इतना हार्ड टारगेट सेट करना चाहिए, या फिर हमारा 2070 का टारगेट हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक है? इस पर ज़रूर सोचिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।